नमस्ते मित्रों। मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज हमारी यायावरी एक ऐसे पॉइंट पे आके टिक गई जहां पर हमने एक अपने पुराने दिनों की याद दिलाती चीज़ देखी। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, लालटेन। लालटेन केवल एक वस्तु नहीं है, यह केवल एक प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि आज से 40-50 साल पहले के ग्रामीण जीवन में एक मुहावरे से लेकर के और घर का एक आवश्यक केंद्र था। बचपन में जब 6-7 बजे के बाद अंधेरा हो जाया करता था तो दुनिया अपने इर्द गिर्द सिमट कर आ जाती थी। उस अंधेरे के आवरण में लालटेन के पास का सीमित सा उजियारा ही हमारी दुनिया होती थी। हम लोग उसी के इर्द गिर्द घुमा करते थे। लालटेन के उस उजियारे के दायरे से बाहर निकलने का मतलब जाने और अनजाने, कहे और अनकहे, सुनी और अनसुनी बहुत सारी चीज़ों से डरना और फिर वापस लालटेन के इर्द गिर्द आ जाना। और बात अगर कहीं जाड़े की हो तो खाना खा लेने के बाद ठंडे हाथों के साथ लालटेन के इर्द गिर्द बैठना भी अपने हाथ सेकने की एक जगह थी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि लालटेन से उतनी ऊष्मा निकलती होगी उन दिनों कि हमारे हाथ गर्म हो सके, लेकिन रजाई में से मुंह निकाल करके और लालटेन के आसपास ही बैठना अपने आप में एक सुखद अनुभव अवश्य था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे बचपन के दिनों में बहुत कम बच्चे चश्मा लगाया करते थे। हजारों में से कोई एक बच्चे को ही कोई किसी कारण से चश्मा लगाना पड़ता था। जब हम थोड़े बड़े हुए और हाई स्कूल में जाने लगे तो वहाँ पर हमें एक आध लड़के इस प्रकार से मिलते, तो उनके लिए भी हमने यही शब्द चुना था, लालटेन। और कभी कभी हम मजाक में एक दूसरे से कहा करते थे कि ध्यान रखो अपना, नहीं तो लालटेन लग जाएगी। और फिर इस लालटेन से आए हम लैंप के युग में। मित्र, मुझे लगता है कि लालटेन से लैंप के युग में आ जाना ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने किसी मित्र के घर में जाएं और वो हमें बड़े प्रेम से अपनी खटिया पर बैठाए। मेहमानों के आगमन पर उसको स्वागत करने के लिए जो अपनापन खाट में है वही अपनापन लालटेन में है। जैसे ही लैंप आया मुझे वो ड्राइंग रूम में रखे साफ सुथरे सोफे की तरह नजर आया, जिस पर बैठना और बिठाना सेलेक्टेड लोगों के लिए ही आरक्षित था। खैर, लैंप आया तो थोड़ा सा हमारा स्तर बढ़ा और हम ज़्यादा रोशनी महसूस कर सके। तब हमें यही लालटेन उतनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हमें लगता था कितने सालों तक इस लालटेन ने हमें अपने मंद और मध्यम प्रकाश में उलझाए रखा, जबकि लैंप का तीव्र प्रकाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर उस लैंप में हम बड़े आराम से अपना समय पठन पाठन का निकालने लग गए। हाँ, एक बात मैं बता दूं जो शायद आज के बच्चों को नहीं मालूम हो, कि ये लालटेन अपने आप नहीं जला करती थी। इसको जानना, समझना, इसको मेंटेन करना, इसकी नियमित साफ सफाई करना, इसमें उचित मात्रा में तेल भरना, लैंप के शीशे की, लालटेन के शीशे की नियमित सफाई करना और बत्ती को काट कर बड़े कलात्मक ढंग से ऊपर चढ़ाना, ये भी अपने आप में कला थी। जरा सी असावधानी से लालटेन का शीशा जब टूट जाता था तो कितना भय होता था, कितनी आत्मग्लानि होती थी, कितना अपराध बोध होता था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बाद में जब लैंप आया तो यही तकनीकी उसके साथ में भी मौजूद थी। प्रायः लैंप का शीशा लालटेन के शीशे से महंगा हुआ करता था और नाजुक भी, और अनेक अवसरों पर लैंप के क्लैंप से दबकर ही उसका निचला हिस्सा टूट जाया करता था। तब पिताजी के कोप के कारण नीचे के टूटे हिस्से के साथ ही हमें उस लैंप के शीशे की शेष जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, जब तक कि वो अपने आप से न टूट जाए। और अगर कहीं गलती से, हमारी गलती से टूटा, तब तो फिर यह अपराध बोध हमें अगले शीशे आने तक झेलना पड़ता था।
एक दिन अचानक हमने एक बड़े सेठ के घर में एक प्रकाश का और तीव्र स्रोत देखा। पूछने पर पता चला कि इसे गैस कहते हैं। गैस, ठीक सुना आपने। उत्तर भारत के पूर्वी अंचलों में इसे गैस ही कहते थे। ये वो गैस नहीं है जो आपके रसोई घरों में खाना बनाने के काम में आती है। वास्तव में जब मैं बहुत बड़ा हो गया तो मुझे पता चला कि इसका वास्तविक नाम तो पेट्रोमैक्स था, लेकिन गांव में इसे गैस कहते थे। तीव्र सफ़ेद सा प्रकाश, और इसको चलाने के लिए जो आदमी इसको लेकर आता था वो भी बड़े आदर का पात्र होता था। मैंने बड़े लोगों के घरों में आयोजित होने वाले धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में इसको साधते हुए विशिष्ट तकनीकी व्यक्तियों को देखा, जिनकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा रहा करती थी। वो आते, इसको साफ करते, इसको लगाते। और हाँ, इसका शीशा भी बड़ा अजीब सा था। शीशा चारों तरफ से एकदम गोल नहीं था। धातु के स्टैंड में पतली पतली कांच की फंटियाँ, छोटी छोटी, जो संभवतः 6-6 इंच की थीं, वो गोलाकार रूप में विन्यासित थीं। और नीचे से बड़ा सा इसका पेट था। पेट का मतलब जिसमें तेल भरा जाता है। और जब वो पुक 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 करके इसमें हवा भरता था और फिर धीरे से कम, धीरे से ज़्यादा, धीरे से कम, धीरे से ज़्यादा करता था, तो मुझे वो संसार के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर से कम नहीं लगता था। और फिर एक वो दौर आता था जब उसके अंदर लगा कपड़े का थैला, जो मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि बाद के युगों में जब हम कॉलेज में पहुंच गए तो इस शब्द का इस्तेमाल हम अपने उन साथियों के लिए करते थे जो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होते थे और ऊंची ऊंची बहकी बहकी बातें करते थे। तब हम उन्हें इसी नाम से पुकारते थे, मेंटल। तो जब मेंटल धधकने लग जाता था, लाल से होकर धीरे 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 सफ़ेद हो जाता था, तो एक दूसरे सूरज का सा आभास होता था। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी हमने पढ़ी थी। उस कहानी में ये पेट्रोमैक्स जलाने की जो कला थी, उस कला ने ही एक नायक को उसकी नायिका दिला दी थी। वास्तव में पूर्वांचल के क्षेत्र में पेट्रोमैक्स उन दिनों एक बड़ी प्रतिष्ठा का केंद्र हुआ करता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे गांव में बिजली आ गई। और बिजली में तब आया 60 वाट से लेकर 100 वाट तक का एक महीन घूमते हुए सर्पिलाकार तारों वाला कांच का एक ऐसा यंत्र जिसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ये था बल्ब। और इसमें से निकलने वाला जो पीला प्रकाश था, लगता था संसार का सबसे तेज प्रकाश है। अब ये बात और है कि धीरे 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 वो बल्ब भी हमारी आंखों में चुभने लग गया। और तब हमने देखा शहर में आकर के एक लंबा सा बेलनाकार यंत्र जो दीवार में ही फिट होता था, और उसे कहते थे ट्यूब लाइट। हम इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। तब नहीं समझ में आता था कि इसका कोई शुद्ध नाम भी होगा, जिसे हम आज जान पाए कि उसे हम ट्यूब लाइट कहते थे। और इस ट्यूब लाइट का दूधिया प्रकाश किसी धवल दूसरे चंद्रमा से कम नहीं था। उसके आगे बल्ब का पीला रंग अपनी आंखों को भी चुभता था और पढ़ने वाले अक्षरों को। लेकिन जो लगन पढ़ने की हमें लालटेन में थी, और लालटेन से नीचे तो हमने शायद शुरुआत करके हम अन्याय करेंगे अगर लालटेन के पहले वाली पीढ़ी के बारे में हम बात करें, जिसको हम कहते हैं डेबरी या डिबरी। ये एक बहुत देसी सा जुगाड़ था जो कोई भी बना सकता था। घर में पड़ी हुई कोई भी कांच की खाली पड़ी शीशी जिसका ढक्कन इंटैक्ट था, उसमें बड़ी कलात्मकता से एक कील से हम छेद करते थे और घर में पड़ी हुई पुरानी किसी साड़ी के लत्ते को बिल्कुल गोल गोल करके और उसमें डुबो करके तेल में डुबो करके या मिट्टी के तेल में डुबो करके हम उसमें से बाहर निकाल देते थे। यहाँ पर ये बताना समय चीनी होगा कि ये जो ढेबरी थी वो कड़वे तेल से भी जल जाती थी, यानी सरसों के तेल से भी जल जाती थी और मिट्टी के तेल से भी जल जाती थी, और सीमित मात्रा में प्रकाश यहाँ पर करती थी। तो मित्रों, प्रकाश के उद्विकास की ये कहानी आगे भी चलती रहेगी, पर इस लालटेन ने हमें अपने पुराने दिनों की याद दिला दी।
अब हम इसके अगले भाग में चर्चा करेंगे कि कैसे ट्यूबलाइट से हम CFL में आए और CFL से फिर हम LED में आए, लेकिन जैसे जैसे हम ढेबरी से ऊपर की ओर बढ़ते चले गए, हमारे संबंधों की आत्मीयता भी प्रेम से दिखावे की ओर बढ़ती चली गई। जीवन में ठोस बातें कम रह गईं, पहनने ओढ़ने में सादगी कम रह गई, घर में सुरक्षित संपत्ति के नाम पर सोनों और चांदी के गहने खत्म होते गए, घर में भारी भारी फूल और पीतल के बर्तनों के स्थान हल्के स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन लेते चले गए। और मैं समझता हूँ कि ढेबरी से और ट्यूबलाइट के बीच का ये विकास हमारे कई संबंधों में बहुत ही अजीब और बहुत ही नाटकीय परिवर्तन और विकास लेकर आया, जिसको समय के साथ जोड़ें तो एक बड़ी रोचक कहानी बनती है। मित्रों, इस कथा को हम आगे जारी रखेंगे। हमारे अगले वीडियो का इसके गतांक का इंतज़ार कीजिएगा इस अंक के बाद, और तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम उन विषयों पर बात करते हैं जिन पर प्रायः कोई बात नहीं करता, क्योंकि बात से बात निकलती है और वही मन को प्रसन्नता देती है। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।